महाराष्ट्र की राजनीति गरमा रही है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे की कमजोर रग पर वार कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का हमला बिल्कुल स्पष्ट है। नकारात्मक राजनीति और साथ ही विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की कमजोर नब्ज पर वार करना। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक ऐसा सिक्सर मारा है दोस्तों, क्रिकेट की भाषा में ऐसा सिक्सर मारा है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने उभर कर आया जिसमें उन्होंने कहा कोई नहीं चाहता कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए, इसीलिए हम ये हमेशा याद रखना चाहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। राहुल गांधी ने दोस्तों इस पर एक करारा हमला किया है। उन्होंने बाकायदा यह तस्वीर पेश की है और इसमें आप देख सकते हैं सेबी की प्रमुख माधवी बुच हैं, गौतम अडानी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अमित शाह हैं और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और ऊपर है राहुल गांधी का संदेश, मन की बात अब जुबान पर, एक हैं तो सेफ हैं। इस संदेश के मायनों को समझिए दोस्तों। आप जानते हैं कि लगातार सेबी प्रमुख माधवी बुच की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मामले की जांच भी नहीं चाहती है। जब माधवी बुच को संसदीय समिति बुलाती है पूछताछ के लिए तो खुद भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कोई जरूरत नहीं आने की, इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। यानी कि साफ तौर पर माधवी बुच, गौतम अडानी और भारतीय जनता पार्टी का जो लिंक है वो दिखाई दे रहा है। मामला कथित भ्रष्टाचार को लेकर है, मगर संदेश क्या है कि हम सबको एक रहना है तो हम सेफ रहेंगे। इसीलिए राहुल गांधी यहां पर माधवी बुच पर हमला बोलते हैं, इसीलिए यहां गौतम अडानी का नाम लिया जाता है, यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देश की साख को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है या भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव है, यह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की नाकामी मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कहा जा सकता है कि इस तस्वीर में ये जो पांचों चेहरे हैं इस वक्त देश के सबसे ताकतवर चेहरे हैं और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इसी पर वार किया है, इन पांच चेहरों पर जो देश के सबसे ज्यादा ताकतवर चेहरे हैं। इस बीच दोस्तों दोनों ही पक्षों ने यानी इंडिया गठबंधन अघाड़ी ने और एनडीए गठबंधन ने अपना अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। उसमें क्या क्या है कुछ देर बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जो उन्हें दोबारा सत्ता में पहुंचा सकती है वो है लाड़की बहन योजना। यानी कि किस तरह से महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जाने की बात की जा रही है दोस्तों। अब ये जो 1500 का आंकड़ा है इसे 2100 तक करने की योजना बनाई जा रही है नई संकल्प योजना में। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये बातें करती है, मगर दूसरी तरफ उनके सांसद हैं धनंजय महाडिक, वो मंच पर खड़े होकर धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई महिला कांग्रेस की रैली में दिखाई देगी तो उसकी फोटो खींच लो, लाड़की बहन योजना के अंतर्गत उसे फायदा नहीं मिलेगा। इस तरह से एक सांसद खुलकर मंच पर धमकी दे रहा है। क्या यह सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो उन्हें समर्थन देते हैं, यानी कि विपक्ष के लिए वोट करने वाले जो लोग हैं वो क्या इस देश की जनता नहीं? मैं जो आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि अगर प्रधानमंत्री की आलोचना करोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, यह सिर्फ वामपंथियों के लिए या कांग्रेस के लिए या उन पत्रकारों के लिए नहीं है जो सत्ता से सवाल करते हैं, कि देश की गरीब जनता के लिए भी है जो विपक्ष में अपना विश्वास जतलाती है। और शर्मनाक बयान धनंजय महाडिक का, इस बयान को लेकर बवाल हो गया है और कहीं ना कहीं इसके जरिए भाजपा के संकल्प पत्र पर, भाजपा गठबंधन के यानी महायुति के गठबंधन पत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके संकल्प पत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा था धनंजय महाडिक में, मराठी में बयान है और उसके बाद मैं प्रतिक्रियाएं सुनाऊंगा। तुम्हाला सांगतो
जर इथं काँग्रेसची रॅली बिली निघाली आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला महिला दिसल्या ज्या 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं लिहून घ्या. कारण बरोबर आहे का नाही? म्हणजे घ्यायचं आपल्या शासनाचं आणि गायचं त्यांचं असं नाही चालणार. जर कोण आणखी अनेक ताया महाराष्ट्रामध्ये छाती बडवाल, आम्हाला नकोत पैसे, आम्हाला नकोत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे, पैसे नकोत, पैसे नकोत, राजकारण करता या पैशाचं. काँग्रेसच्या सभेला जर महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, फोटो आमच्याकडे द्या, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची. कांग्रेस नाराज है. पार्टी की सांसद प्रणीत शिंदे ने कहा है, मैं चुनौती देती हूं, मेरी भी फोटो लीजिए. यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है. और प्रणीति शिंदे कहीं ना कहीं अपने इस बयान के जरिए एक तीर से कई शिकार कर रही हैं. वो भारतीय जनता पार्टी के उस नारे पर भी निशाना बना रही हैं, बटेंगे तो कटेंगे. और यहां पर सिर्फ प्रणीति शिंदे ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर आपत्ति नहीं जाहिर की है. मैं आपको बतलाऊंगा कि खुद भाजपा गठबंधन में ऐसे नारे को लेकर जो है असहजता है. सुनिए प्रणीति शिंदे ने किस तरह से प्रहार किया धनंजय महाडिक पर. देखिए. तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला क्यू येईल, क्यू. ज्या पद्धतीत त्यांनी भाषण केलं आणि म्हणजे महिलांना तुच्छ स्थान देणारं हे भारतीय जनता पक्षाचं आहे. 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं. जर इथं काँग्रेसची रॅली बिली निघाली आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला महिला दिसल्या ज्या 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं लिहून घ्या. कारण बरोबर आहे का नाही? म्हणजे घ्यायचं आपल्या शासनाचं आणि गायचं त्यांचं असं नाही चालणार. जर कोण आणखी अनेक ताया महाराष्ट्रामध्ये छाती बडवाल, आम्हाला नकोत पैसे, आम्हाला नकोत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे, पैसे नकोत, पैसे नकोत, राजकारण करता या पैशाचं. काँग्रेसच्या सभेला जर महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, फोटो आमच्याकडे द्या, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची. बघा निषेध. आता अर्ध्या तासापूर्वी एका सभेत बोलले, तुम्ही फोटो काढा त्यांचे, माझ्याकडे द्या, आम्ही व्यवस्था करतो म्हणे. निषेध. शेम, शेम करायला पाहिजे या लोकांचं. कोणत्या पद्धतीची भाषा आहे ही? ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारी तरी भाषा आहे का? कुठे नेऊन ठेवलं आमचा महाराष्ट्र की आम्हाला फोटो द्या, आम्ही व्यवस्था करतो. एवढं तुच्छ. घ्या फोटो, बिनधास्त घ्या आमचे फोटो, आणि त्यांचे फोटो घ्यायच्या आधी ना आमचे फोटो घ्या, बघूया तुम्ही काय बिघडवू शकता या महाराष्ट्राच्या लेकीचा. आज धनंजय महाडिक के इस शर्मनाक बयान पर सवाल किया जा रहा है. उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का यह लंबा चौड़ा बयान, और इस लंबे चौड़े बयान में वो पूछ रही हैं, मैं महाझूठी गैंग से एक सवाल पूछना चाहती हूं, लाड़की बहन योजना के लिए जो फंड आ रहे हैं क्या वो गुप्त चुनावी चंदे से आए हैं? सीधा ताना. दूसरा सवाल, लाड़की बहन योजना के लिए जो फंड आ रहे हैं क्या वो पीएम केयर्स फंड से आए हैं, जिसको लेकर पूरा अंधियारा है, कोई पारदर्शिता नहीं है. सवाल नंबर 3, क्या लाड़की बहन योजना के लिए जो फंड हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जेब से आए हैं? बिल्कुल नहीं. ये जो फंड है महाराष्ट्र की जनता के टैक्स के पैसे से आया है. मगर ये संवेदनहीन और क्रूर शब्द बताते हैं कि भाजपा गठबंधन में किस तरह का अहंकार है. ये एक बार फिर उनके तमाम स्कीम्स के दावों को एक्सपोज कर रहा है. और महाडिक साहब को उद्धव सेना की सांसद का यह संदेश भी है कि महाराष्ट्र की जनता को यह कोई नहीं बता सकता कि वो कैसे वोट करेंगे. साफ तौर पर दोस्तों, ये जो बयान है धनंजय महाडिक का, वो एक बहुत ही शर्मनाक बयान है. याद कीजिएगा किस तरह से राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने संविधान का अपमान कर दिया था, संविधान की किताब को अर्बन नक्सलियों के साथ जोड़ दिया था. एक के बाद एक इस तरह से गलतियां भाजपा के नेता कर रहे हैं अपने अहंकार के चलते, और अब उन्हीं के गठबंधन में शामिल लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं. राज ठाकरे ने तंज कसा है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर. एबीपी न्यूज की यह खबर,
प्रधानमंत्री ने कहा था भ्रष्टाचारी को जेल में डालेंगे, मगर अब उन्होंने अजीत पवार को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आज इन तमाम सवालात का जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आप ही के पार्टी में अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे तमाम लोग हैं। एकनाथ शिंदे के आधे दर्जन से ज्यादा विधायकों पर ईडी की दबिश थी, मगर जैसे ही एकनाथ शिंदे आपके पाले में आते हैं वो तमाम केसेस गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आज इनके अपने सहयोगी भाजपा के नारों पर हमला कर रहे हैं। अजीत पवार के 2 बयान में आपको सुनाना चाहता हूं। पहले वो पत्रकारों से बात करते हैं मराठी में और कहते हैं, मैं सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले और बाबा साहब अंबेडकर का महाराष्ट्र है। आप महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से ना करें। महाराष्ट्र के लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा सद्भाव बनाए रखा है और शिवाजी, शाहू जी और ज्योतिबा फुले के विचारधारा में उनका विश्वास है। उनसे सवाल यह पूछा गया था कि भाजपा का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इस पर उनका क्या कहना है। और अजीत पवार ने इस नारे को दोहराया दोस्तों। उनसे न्यूज 24 इंटरव्यू करता है और उस बात को दोहराते हैं अजीत पवार। सुनिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं। मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? आप तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। आपको मालूम है, मैंने उसके बारे में कहा कि ये शायद यूपी में चलता होगा। महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं। हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है। ये फैक्ट है, ये कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। माना जी, मैं आपको सही बताता हूं। मगर एक बात तय है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की खास बात है कि बाजी हाथ से निकलती भी दिखे तब भी वो आखिरी लम्हे तक लड़ते हैं और हरियाणा इसकी आदर्श मिसाल है। हरियाणा में तमाम प्री पोल सर्वेज, एग्जिट पोल्स ने साफ तौर पर बताया था कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा, मगर नतीजे क्या आए आप सब जानते हैं। और ये क्यों? क्योंकि भाजपा अंत तक लड़ती रहती है। वो जानती है कि उसके गठबंधन में इतने मतभेद हैं, मगर अब वो सवाल उठा रही है कि अघाड़ी का मुख्यमंत्री कौन होगा। वो सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर कैसे हो सकते हैं, जबकि राहुल गांधी ने बाला साहब ठाकरे और सावरकर का अपमान किया था, जबकि राहुल ने कभी भी बाला साहब ठाकरे का अपमान नहीं किया था। यह बात अलग है कि जब अमित शाह से पूछा गया एकनाथ शिंदे के बारे में, तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, मगर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। मगर इसी मुद्दे पर वो अघाड़ी पर प्रहार करते हैं। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, अमित शाह का बयान। मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वो वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बोल दें? क्या कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य बोल सकता है? अंतर विरोध के बीच अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उन्हें महाराष्ट्र की जनता जान ले तो अच्छा होगा। मगर इस पर उद्धव सेना ने भी जवाब दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इसी बात को दोहराया था कि किस तरह से राहुल गांधी ने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया। ये तमाम चीजें जो अर्ध सत्य है, झूठ भी है। मगर उद्धव सेना ने एक वीडियो पेश किया है जिसमें राहुल गांधी अपने श्रद्धा सुमन बाला साहब ठाकरे को अर्पित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें जो बीजेपी की पोल खोलता है। देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। आज 8 नवंबर है, मैं दिन गिनूंगा और महाअघाड़ी वालों से जवाब का इंतजार करूंगा। मगर यह भी हकीकत है दोस्तों कि इस वक्त अघाड़ी ने अपनी तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं किया है, जबकि आप जानते हैं जब उनकी सरकार थी
तो महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका थी कोरोना के दौरान, उसकी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तारीफ हुई थी। तो कायदे से उद्धव ठाकरे को चेहरे के तौर पर पेश किया जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। और अघाड़ी ऐसा ना करके एक बहुत बड़ी गलती कर रही है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। कुछ तारीखों पर गौर करना पड़ेगा। नतीजे कब आ रहे हैं दोस्तों? 23 नवंबर को। और क्या आप जानते हैं कि 26 नवंबर को विधानसभा भंग हो जाएगी, यानी राष्ट्रपति का शासन। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर अघाड़ी को यानी इंडिया गठबंधन को अपने दम पर बहुमत मिल भी जाता है, अगर वो मुख्यमंत्री के मुद्दे पर जाकर अटक जाते हैं और उसी मंत्रणा में फंसे रहते हैं, तो 26 तारीख को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक बार बाजी भाजपा के हाथ में आ गई, एक बार मामला अटक गया, तो फिर कोई भी पार्टी इधर से उधर हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई उद्धव सेना बीजेपी के पास चली जाएगी या शरद पवार बीजेपी के पास चले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि किस तरह से शरद पवार के लिए फायदेमंद है अगर वो भाजपा गठबंधन में चले जाएं। तो कहने का अर्थ यह है, अगर उद्धव ठाकरे को चेहरे के तौर पर पेश किया जाता और फिर अघाड़ी को बहुमत मिल जाता, तो भाजपा की साजिश कामयाब नहीं होती है। भाजपा ने जानबूझकर 23 तारीख को काउंटिंग रखी है, ताकि अगर 2 दिन में अघाड़ी फैसला ना कर पाए बहुमत आने के बावजूद, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और हम यह ना भूलें कि इससे पहले कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण कह चुके हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को, गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, मुख्यमंत्री भी उसी का होगा। और आप जानते हैं दोस्तों, उद्धव सेना को यह स्वीकार नहीं होने वाला है। इससे पहले नाना पटोले और उद्धव सेना के बीच में तनाव हो चुका है। कहने का अर्थ साफ है, इस वक्त अघाड़ी भी कई समस्याओं का सामना कर रही है। इंडिया गठबंधन में भी इस वक्त मतभेद हैं, और इन्हीं अंतर विरोधों का फायदा भाजपा उठाना चाहती है। क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा में जितने भी मतभेद हैं, मीडिया उसकी चर्चा नहीं करेगा। मीडिया सिर्फ इंडिया गठबंधन या अघाड़ी के मतभेद की ही चर्चा करने वाला है। दोस्तों, जो भी है, महाराष्ट्र की सियासत बहुत दिलचस्प हो गई है। यानी कि यह तय है कि अगर अघाड़ी को अपने दम पर ही बहुमत मिल जाए, तब भी यह तय नहीं है कि भाजपा गठबंधन या बीजेपी सत्ता से बाहर रहेगी। बीजेपी को आता है हर तरीके से, हर जरिया अपनाना सत्ता में दोबारा वापस आने का। साम दाम दंड भेद से संस्कार, नैतिकता, इसका भाजपा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है, किसी भी कीमत पर सत्ता में आओ, चाहे भ्रष्टाचारियों, चाहे जिन लोगों के बारे में आप ये कहते थे कि दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची के साथ ताल्लुकात हैं, जिन लोगों के बारे में आप ये कहते थे कि इन्होंने सैनिकों का अपमान किया है, यानी कि अशोक चव्हाण, उन्हें भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो। क्यों? चंद वोटों के लिए। यह खास बात है भाजपा की। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, एजेंसीज हैं, और स्वाभाविक सी बात है, जब ये दोहरी ताकत आपके पास हो तो किसी भी जंग में जीतना आसान हो जाता है। मेरा वादा है दोस्तों कि महाराष्ट्र से जुड़ी राजनीति की तमाम बारीकियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।